जीप को कैसे महिंद्रा सरवाइव नहीं करने देगी और क्यों नहीं करने देगी। वेलकम दोस्तों, तो मैं अभी बैठा हूँ बुलडोज़र में और आई नो बहुत टाइम हो गया आई एम नॉट पुशिंग एनी कंटेंट। यार सच बात बताऊँ तो इट ऑल स्टार्टेड बिकॉज मुझे बहुत इन चीज़ों को करने में मज़ा आ रहा था और अभी कुछ टाइम से थोड़ा सा बर्नआउट में फील कर रहा था, जो कि फिर मज़ा नहीं आ रहा था, उस चीज़ को करते हुए मज़ा नहीं आ रहा था। तो अगर आप जो चीज़ को इतना पसंद करते हो, जिसके लिए आप इतने रिस्क लेते हो और फिर उसमें धीरे धीरे मज़ा आना कम हो रहा है, तो दैट मीन्स यू नीड अ ब्रेक। तो वही ब्रेक अभी चल रहा है और कुछ लाइफ की प्रायोरिटीज़ सामने आ गई हैं, जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा स्लो अभी आपको दिखाई दे रहा हूँ। और तो एक तो ये हो गया टॉपिक जो आप लोग सुनना चाह रहे होगे। कई लोगों को तो लग रहा था पता नहीं कहाँ गायब हो गया, कुछ हो तो नहीं गया। सो ऑल इज़ वेल। एंड तो अभी हम लोगों ने 15 अगस्त पे एक एक्सपीडिशन किया था टू उमलिंगला। वहाँ पे मैंने जो लोग मुझसे पर्सनली मिल चुके थे, मैंने उन लोग को इनवाइट किया था कि भाई आप लोग चलो, आपको अगर चलना है तो। और वहाँ पे हम लोगों ने एक ट्रिब्यूट दिया था उमलिंगला पहुँच के अपनी आर्म्ड फोर्सेस को। वो कोई भी फोर्सेस हो, अपनी इंडियन आर्मी हो, BRO हो, उसके अलावा ITBP हो, और भी आर्म्ड फोर्सेस जो हैं, सब लोग के लिए ये एक हमारी तरफ से ट्रिब्यूट था। और बहुत ही बढ़िया वो एक्सपीडिशन गया और फोर्सेस ने भी हमें बहुत प्यार दिया वहाँ पे। उसके अलावा दोस्तों अब आते हैं हम टॉपिक पे। तो ये एक टॉपिक बड़ा हॉट टॉपिक है। अब चक्कर क्या हुआ कि हमारा एक्सपीडिशन आ गया था 15 अगस्त पे, तो थार रॉक्स को मैं कवर नहीं कर पाया। सो एक ना बहुत ही बड़ा डिबेट चल रहा है और सोशल मीडिया पे देख के थोड़ा सा मज़ा सा भी आता है उन चीज़ों को कि चलो लोग काफ़ी इंटरेस्ट ले रहे हैं चीज़ों में एंड इंडस्ट्री बड़ी हो रही है, दिस एंड दैट। बट एक चीज़ है, एक कैटेगरी है ऑडियंस की जो कि जिसको समझ नहीं आ रहा है कि कितने फास्ट तरीके से इंडियन ऑटो इंडस्ट्री आगे बढ़ रही है। और वो सिर्फ इसमें पड़े हुए हैं कि ये ग्लोबल प्रोडक्ट है, वो ग्लोबल प्रोडक्ट है, ऐसा है वैसा है। मानते हैं कि इंडियन प्रोडक्ट्स ग्लोबल प्रोडक्ट्स को मैच ही नहीं कर सकते हैं। भाई मैं जिसमें बैठा हूँ ना, ये ऑलरेडी ग्लोबल प्रोडक्ट्स की रेंज का प्रोडक्ट है। बस दिक्कत जो आ रही है आपको भी पता है कि जीप ने केस डाले हुए हैं जगह जगह पे, जिसकी वजह से ये गाड़ी बाहर नहीं जा पा रही है। तो इसीलिए इस गाड़ी से हम इतना कुछ कर पाए, क्योंकि हमें पता था कि यार क्या ही खर्चा आ जाएगा, कुछ टूट फूट भी जाता है तो क्या स्पेंड हम कर लेंगे। जबकि कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि इतने एक्सपेंसिव होते हैं कि आप डरते हो। जैसे कि एक प्रोडक्ट है जीप रैंगलर। सो वो गाड़ी दुनिया की सबसे बेहतरीन ऑफ रोडर व्हीकल्स में से है, पर वो इंडिया में आके एक गेड़ी गाड़ी बन गई है। मतलब आप एम्प्टी टायर वाली एक गाड़ी जिसमें स्वे बार डिस्कनेक्ट है, जिसमें 4.8 का लो रेशियो का ट्रांसफ़र केस लगा हुआ है, जिसके अंदर सॉलिड एक्सेल्स हैं, बट वो रोडों पे गेड़ी मारती हुई घूम रही है लो प्रोफाइल टायर्स डाल के। सो ये सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि लोगों की हिम्मत नहीं हो पाती है, बहुत से लोगों की, कि यार इतनी एक्सपेंसिव गाड़ी को तोड़ा जाए और फिर पार्ट्स सुपर एक्सपेंसिव है। तो अब ना रिसेंटली अब थार रॉक्स लॉन्च हुई तो फिर से वही कंपैरिजंस ड्रॉ किए जाने लगे कि कई लोग बोल रहे हैं कि अरे ये तो सिर्फ एक इतना सा कतरा भी नहीं है रैंगलर का, और वो इतनी महंगी है, दिस एंड दैट। तो इस टॉपिक पे बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत से मिसकंसेप्शंस हैं और बहुत सी चीज़ों में लोग किसी व्हीकल को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं और किसी चीज़ में लोग किसी व्हीकल को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। तो मैं एक एनालिसिस लेके आया हूँ। तो ये एनालिसिस ना आपको, अगर आप एक न्यूट्रल बंदे हो जो कि एक फ़ैन बॉय नहीं हो किसी एक स्पेसिफिक व्हीकल के, तो आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त क्लैरिटी देगी और आने वाले टाइम में क्या होने वाला है, जीप को कैसे महिंद्रा सरवाइव नहीं करने देगी और क्यों नहीं करने देगी। सो एक्चुअली आपको भी पता है कि एक टाइम था जब वर्ल्ड वॉर के टाइम पे महिंद्रा को भी राइट्स थे विलीज़ की जीप्स बनाने के। वहीं से वो इस तरह की गाड़ियों की तरफ आती गई जो पुरानी महिंद्रा की
MM540, MM550, मेजर, दिस एंड दैट, जो भी गाड़ियाँ वो पहले थी वो सारी की सारी उसी लिगेसी से बनी हुई हैं। तो आप अगर इसको अंडर एस्टिमेट कर रहे हो कि रूट्स इसके वो नहीं है जो जीप के पास हैं, सो जीप को जब क्राइसलर ने टेक ओवर किया था अराउंड आई गेस 1990s में, तो उसके बाद महिंद्रा से, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट था जो महिंद्रा का वो विलीज के साथ में था, तो जब क्राइसलर के पास ओनरशिप आई जीप ब्रांड की, तो उसके बाद में वो नल एंड वाइड हो गया जो कॉन्ट्रैक्ट था। इस वजह से महिंद्रा को आज ये इश्यूज आ रहे हैं, नहीं तो इनके पास भी उतने राइट्स थे बनाने के जितने कि किसी और कंपनी के पास में थे। बट अब सिर्फ जो ड्रामा हो रहा है ना वो लुक्स पे हो रहा है कि वो लुक्स ऐसी वैसी, और उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि वही महिंद्रा क्यों ज़बरदस्ती ये चीज़ें कर रहा है, क्योंकि महिंद्रा को भी ये चीज़ चुभी हुई है कि भाई उनका कुछ छीना है, समझ रहे हो आप। तो उसी वजह से यहाँ पे जो इंडिया में महिंद्रा ने जीप के साथ हालात जो किए हुए हैं ना, वो एक तरह से बदला है जो ये बाहर महिंद्रा के साथ जीप वाले कर रहे हैं। तो एक 4 पॉइंट की एनालिसिस है जिसको सुन के आप समझ पाओगे कि महिंद्रा कितना पास धीरे धीरे आ चुका है, और लोग इमेजिन नहीं कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में क्या होने वाला है। अगर महिंद्रा जीप को उन्हीं के गेम में पटखनी दे दे तो कोई बड़ी बात नहीं है आने वाले 10 साल के अंदर अंदर। सो हो सकता है 5 में भी दे दे, 10 की ज़रूरत ही ना पड़े। बड़ा बेसिक से पॉइंट से शुरू करता हूँ, इंजन। तो जो जीप ने ना खुद ही महिंद्रा की गोदी में गिफ्ट रख दिया ना, ले जाके वो रख दिया इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन लॉन्च करके इंडिया में। मैं आपको बता रहा हूँ एक वैनिटी वैल्यू है इंडिया में, क्योंकि इंडिया के लोगों ने 4 सिलेंडर इंजन हमेशा देखा है, तो हम सब लोग ना बोर्ड हैं 4 सिलेंडर इंजन से। सो हमारे लिए ना एक वैनिटी वैल्यू आती है जब कोई इंजन 6 सिलेंडर V6 होता है या V8 होता है। तो V8 के तो खैर मैं सपने देख ही नहीं रहा, बट सॉर्ट ऑफ सिमिलर परफॉर्मेंस के साथ में जीप के पास में जो पेंटास्टार V6 था ना, वो ना लॉन्च करके जीप ने एक बहुत बड़ी गलती की इंडिया में। क्योंकि लोग इंडिया में ना बड़ा जेनरिक सी सोच के साथ में चलते हैं कि यार 2 लीटर ही पेट्रोल महिंद्रा थार में है और 2 लीटर पेट्रोल ही जीप रैंगलर में है। सो इसकी वजह से ना एक बहुत बड़ा चंक जीप ने खो दिया है मार्केट में, और वो अपने आप को ना उस तरह से एस्टेब्लिश नहीं करके दिखा पा रही है जैसी कि ये गाड़ी को वैल्यू इंडियन मार्केट में मिलनी चाहिए थी। बहुत बड़ा नुकसान उस इंजन की वजह से कंपनी खा रही है इंडिया में। ये गाड़ी बिकी कितनी रही है गिनती। अपना दूसरा पॉइंट जो है ना, वहाँ पे अब आपको समझ आएगा कि एक्चुअली रैंगलर चीज़ क्या है। सो जो इसका 4x4 हार्डवेयर है ना, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट सूटेड फॉर क्रेजी ऑफ रोड, क्योंकि ये गाड़ी के अंदर जो टेक्नोलॉजी है रिलेटेड टू ऑफ रोड, ये इसको एक ख़राब ऑन रोड गाड़ी बनाती है, बट इसको एक अच्छा ऑफ रोडर बनना है तो ये उसके लिए कॉम्प्रोमाइज़ कर रही है गाड़ी। तो जो सॉलिड एक्सेल्स हैं उनकी वजह से गाड़ी की टर्निंग रेडियस बढ़ती है, उसके अलावा टर्न्स पे बॉडी रोल बढ़ता है, और गाड़ी की स्टेबिलिटी भी कम होती है सॉलिड एक्सेल्स फ्रंट एंड रियर में। इसी वजह से ज़्यादातर गाड़ियाँ फ्रंट में IFS या फिर इंडिपेंडेंट फ्रंट सस्पेंशन के साथ में आती हैं। जब ये गाड़ी ऑफ रोड में घुसती है जीप रैंगलर, तो इसका कोई मुकाबला नहीं है। और चाहे कोई कुछ भी कहे, डिफेंडर हो चाहे जी वैगन हो चाहे कुछ भी हो, रैंगलर इज़ रैंगलर व्हेन इट्स कम्स टू ऑफ रोड। क्यों? क्योंकि इसका हार्डवेयर बहुत सॉलिड है। एक्चुअली ना इंडिया में आर्टिकुलेशन को लोग ना बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं देते हैं, बट कभी एक ऐसी सिचुएशन में फंसना जहाँ पे ऐसा हालात हैं कि गाड़ी पूरा झूल रही है। सो ये रैंगलर एक ऐसी गाड़ी है जो कि जब और गाड़ियाँ हवा में झूलने लगती हैं तब भी ये बिल्कुल अपने टायर्स को रोड पे टच करके, चाहे इसको किसी भी एंगल पे अपने सस्पेंशन को पुश करना पड़े, बट इट स्टेज लेवल्ड। और इसकी वजह से जो कॉन्फिडेंस आता है ड्राइवर के अंदर, उसका मुकाबला नहीं है। तो ये तो स्वे बार डिस्कनेक्ट का मामला हो गया। उसके अलावा जो आगे पीछे डिफरेंशियल लॉक्स हैं, उसके अलावा जो इसमें एम्प्टी टायर्स आते हैं जो कि रोड पे गाड़ी की चाल को बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं, बट जब ये ऑफ रोड में घुसती है तो कोई मैच नहीं है। उसके अलावा देखो सबसे बड़ा बॉम्ब जो है इस गाड़ी का ट्रांसफ़र केस है। रैंगलर में जो ट्रांसफ़र केस है दैट्स आई गेस 4.8 रेशो, जो कि थार में 2.48 है। तो जब आप हाई से लो में जाते हो ना, तो गाड़ी का जो स्टैंडर्ड टॉर्क है उससे वो कितना ज़्यादा टॉर्क मल्टीप्लाई करती है, उसका ये रेशो है। और मैंने खुद
इस गाड़ी को चला के फील किया है कि जो जब ये लो में होती है ना रैंगलर, तो उस 2 लीटर के इंजन से ये जिस तरह से खड़ी हुई चढ़ाइयों को जितने आसानी से करती है, और उसके अलावा देखो ग्रिप तो ये आर्टिकुलेशन से ले ही लेती है, तो अनमैचेबल है यार, अनमैचेबल है। चाहे अब कोई ये बात आप जब तक नहीं समझ सकते जब तक आप चलाओगे नहीं। तो यहाँ पे वो डिफरेंस दिखता है कि महिंद्रा को किधर की तरफ धीरे धीरे मूव करना है विद टाइम, क्योंकि अभी दे आर मेकिंग बजट ओरिएंटेड व्हीकल्स, और वो ज़्यादा से ज़्यादा इन गाड़ियों को बेचना चाहते हैं, जो कि पहले जीप की भी यूएसपी थी। अब ये जीप अभी इन टाइम्स में ही एक्सपेंसिव गाड़ियाँ बन गई हैं। अमेरिका में ये अभी भी गो टू व्हीकल्स हैं, मतलब दीज आर नॉर्मल व्हीकल्स ओनली। इंडिया में इनको एज ए लग्जरी व्हीकल प्रमोट किया जा रहा है, बट दीज आर नॉट लग्जरी व्हीकल्स, ये बड़े बेसिक से व्हीकल है अमेरिका में। और अभी मैं जब प्राइस की बात करूँगा तो विल गेट टू नो लॉट ऑफ थिंग्स, बट येस ऑफ रोड हार्डवेयर में जीप रैंगलर अभी बहुत आगे है थार से। बट वही वाली बात है कि कितने लोग ऑफ रोड कर रहे हैं रैंगलर से, और लगभग 80% चीज़ें थार भी कर ही लेती है, तो वो ये वाली चीज़ भी कोई बहुत ज़्यादा लोग वैल्यू कर नहीं रहे हैं। अब दोस्तों तीसरे पॉइंट पे आते हैं, टेक्नोलॉजी। अब आपको मैं एक बात बताता हूँ, आप 2010 से लेके 2020 तक या 2019 तक जो थार इंडिया में बिकती थी, उस टाइम पे रैंगलर देखो, रैंगलर वाज ऑलमोस्ट सेम। थोड़ा सा जो इससे पहले वाला जेके मॉडल था वो थोड़ा सा अलग दिखता था, हल्का सा, बट जेके जो था, जो अभी इससे पहले मॉडल था, जो अभी आया हुआ है इससे पहले वाला, तो लगभग जीप रैंगलर अपने ठीक ठाक लेवल पे थी जब थार बिल्कुल एक बेयर बोन व्हीकल था। 2020 में जब नई वाली थार आई वो काफ़ी पास आ गई, जिसमें मैं बैठा हुआ हूँ। उसके अलावा अब जो रॉक्स वाला जो मॉडल आया है वो और ज़्यादा पास आ गई है। उसके अलावा बहुत सी चीज़ों में वो रैंगलर से आगे भी निकल गई है, जिनकी मैं अगर बात करूं तो प्रैक्टिकलिटी। तो रैंगलर बीइंग अ वेरी वेरी हार्डकोर व्हीकल, तो उसमें क्या है कि स्पेस कंस्ट्रेंट भी है, गाड़ी को थोड़ा सा ज़्यादा ही नीचे रखा गया है, जो मैं हमेशा बोलता हूँ रिगार्डिंग गुरखा एज वेल कि it's very important for off-road vehicles to be low and wide। तो रैंगलर उस पर पूरा खरा उतरती है। बट महिंद्रा बीइंग महिंद्रा, क्योंकि ये प्रैक्टिकल व्हीकल्स बनाती है, तो इनकी गाड़ियों में ज़्यादा आपको स्पेशियसनेस फील होगी कंपेयर टू रैंगलर, अगर थार रॉक्स की बात करें। उसके अलावा अब की बार जैसे इन्होंने प्लास्टिक रूफ का चक्कर ही नहीं पाला, बिकॉज ये इसको पोर्ट्रे ही नहीं कर रहे हार्डकोर ऑफ रोड व्हीकल की तरह, जबकि एक डिफरेंशियल लॉक भी इन्होंने गाड़ी में दे दिया है, जो कि एक नीडेड चीज़ है। उसके अलावा एक क्रॉल कंट्रोल टाइप का फीचर दिया है, जो कि आप अगर टोयोटा की फॉर्म में देखो तो क्रॉल कंट्रोल बोलते हैं। बड़ा काम की चीज़ होती है वो, जब आपको ज़्यादा टायर टूर स्पिन नहीं करना है, आराम से निकलना है। तो उसके अलावा इन्होंने ब्रोंको से वो ट्रेल टर्न उठा लिया। सो ये लोग इस टाइम पे पागलों के लेवल पे डेवलपमेंट कर रहे हैं, और ये गाड़ी बहुत आगे आ चुकी है। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 5 साल में कहीं थार बहुत हद तक वहाँ ना पहुँच जाए और थार से काम चल जाए कहीं। तो ये लोग जितना फास्ट मूव कर रहे हैं, इट्स अनइमेजिनेबल। और रैंगलर लगभग वहीं पे खड़ी हुई है आज भी जहाँ पे खड़ी थी। अब दोस्तों जो चौथा पॉइंट है ना, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इंडिया में ना क्या होता है, लोग सीधा रेट कंपेयर कर लेते हैं। जैसे एक रैंगलर ऑन रोड है 82-83 लाख रुपए की, रूबिकॉन स्पेक की मैं बात कर रहा हूँ, और थार का जो 4x4 मॉडल है वो 20 लाख रुपए से आना शुरू होगा। सो लगभग 4 गुना का डिफरेंस है, 1/4 कॉस्ट में थार आ रही है। बट क्या इन गाड़ियों में इतना डिफरेंस है कि इतना कॉस्ट वो गाड़ी कमांड कर रही है? बिल्कुल भी नहीं है। 80% चीज़ें जो रैंगलर करती है वो थार भी कर सकती है, और लास्ट के जो 10-20% का जो गैप है वो वही कॉस्ट जनरेट कर रहा है। बट कितनी कॉस्ट जनरेट कर सकता है वो, तो उस पर बात करते हैं। अब जो रैंगलर अपनी होम मार्केट में नहीं है, वो इंपोर्ट हो रही है, फिर यूएस व्हीकल्स पे हमारे यहाँ इंपोर्ट ड्यूटी भी ज़्यादा है। तो थार अपनी लोकल मार्केट में बन रही है, तो फॉर श्योर उसकी एडवांटेज उसको मिलेगी, इसीलिए वो कॉम्पिटिटिवली प्राइस्ड है। फिर महिंद्रा की भी आदत है कि वो
बहुत ही वेल प्राइस्ड लॉन्चेस करते हैं, फिर धीरे धीरे प्राइस बढ़ाते हैं। तो अभी के लिए जो चौथे हिस्से में गाड़ी आ रही है वो अनइमेजिनेबल है, क्योंकि वो 80-85-90% चीज़ें वो कर सकती है जो एक रैंगलर करती है। और यहीं पे अब मैं बात करता हूँ कि ये कॉस्ट क्या है। कॉस्ट ये मतलब क्या इतना ज़्यादा गाड़ियों में डिफरेंस है कि कुछ और बात है। तो अब हम रूबिकॉन की बात करते हैं यूएसए में, क्योंकि ये वहाँ की थार है, क्योंकि वहाँ का लोकल मॉडल है। तो वहाँ पे रूबिकॉन 5 डोर कॉस्ट करती है $50,000। $50,000 मतलब 42 लाख के आसपास। यस, 42 लाख की गाड़ी कमांड करती है, थार से लगभग डबल कॉस्ट। वैसे थार का जो टॉप मॉडल 4x4 आएगा दैट विल बी अराउंड आई गेस 30 और मे बी 27 के आसपास टॉप मॉडल होगा। तो गैप और भी कम हो गया, 27 और 42 लाख में गैप ही कितना है, 15 लाख रुपए का। तो यस, ऐसा ही है, ऐसा ही परफॉर्मेंस गैप है इन गाड़ियों का, ऐसा ही प्राइस गैप है। बट इंडिया में चक्कर क्या है कि रूबिकॉन बहुत कम नंबर्स में बिकती है, तो जीप ने प्रेफर किया कि यार इसको इससे अच्छा तो एक लग्जरी गाड़ी की तरह पिच करते हैं, क्योंकि नंबर्स तो ये कभी करने वाली है नहीं, तो कुछ कमाना भी है। सो ये लोग, एक तो इंपोर्ट ड्यूटी ज़्यादा लगती है, बेशक ये CKD है बट स्टिल इंपोर्ट ड्यूटी इज़ हाई, और उसके साथ में फिर मार्जिन भी कंपनी ज़्यादा रखती है। उसकी गाड़ी की कॉस्ट 2 गुना हो जाती है इंडिया के, पार्ट्स की कॉस्ट 4 गुना हो जाती है। सो ये फिर गेम ही चेंज हो जाता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि रूबिकॉन इतनी ज़्यादा सुपीरियर है कि वो 4 गुना कॉस्ट करने लायक है, बट देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स जिसकी वजह से वो इतनी महंगी है। और यस, ये गाड़ी थार से अभी के टाइम पे 1.5 से 2 गुना कॉस्ट करने की लेवल रखती है। तो जो हम 82 लाख रुपए इंडिया में दे रहे हैं वो इसलिए नहीं दे रहे हैं कि गाड़ी इतनी बढ़िया है, देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स। और थार एक क्रेजी बार्गेन है व्हेन वी कंपेयर इट विद रैंगलर। और अगर हम बात करें रैंगलर की शुरुआत कितने से होती है, तो 2 डोर रैंगलर की शुरुआत हो जाती है यूएस में $25,000 से, जो कि लगभग थार जितना ही कॉस्ट है, 2 डोर थार वाली कॉस्ट है। सो आप समझ सकते हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। सो महिंद्रा इज़ वेरी वेरी क्लोज नाउ, और ये गैप बहुत जल्दी जल्दी क्लोज कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले टाइम में जीप को बख्शने वाले हैं। पक्का ये कोई ना कोई ऐसा रास्ता भी निकाल रहे होंगे कि ये लीगल ट्रबल से कैसे बचा जाए बाहर की कंट्रीज़ में, क्योंकि थार इस लेवल की गाड़ी है कि ये फॉर श्योर एक ग्लोबल लॉन्च डिज़र्व करती है। और इतना टाइम इसके साथ स्पेंड करने के बाद कम से कम मुझे ये तो समझ आ गया है कि इसमें छोटे मोटे निगल्स हैं, बट द प्लेटफॉर्म इज़ रियली रियली सॉलिड। और ये गाड़ी कुछ करके मानेगी, ये ऐसे मानने वाली नहीं है। दिस विल बी अ ग्लोबल हिट, और ये उतनी फेमस होगी वर्ल्ड में जितनी कि एक जीप रैंगलर है। और क्योंकि ये बहुत कैपेबल है, ऑलरेडी एक डिफरेंशियल लॉक कंपनी डाल चुकी है, ओवरऑल हार्डवेयर में ये ऑलरेडी बहुत पास पहुंच चुके हैं, और जल्दी ही मुझे लग रहा है 5-1 साल में द गेम विल बी वेरी वेरी क्लोज, और 9500 वाला डिफरेंस आ जाएगा। तो ये थी कहानी जो कि मैं सोशल मीडिया पे लोगों के कमेंट्स देख के मैं चाहता था कि आई नीड टू शेयर विद यू गाइस। हमें प्राउड फील करना चाहिए कि हमारी देसी कंपनीज इतने बढ़िया बढ़िया प्रोडक्ट्स बना रही हैं और इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं, क्योंकि रूबिकॉन इज़ ऑलरेडी एट इट्स पीक, और थार के पास एक बहुत बड़ा गैप था फिल करने के लिए, जो कि ये बहुत फास्ट तरीके से फिल कर रही है। और आने वाले 5-1 साल में ये बहुत ही पास पहुंच चुकी होगी। और जिस तरह से जीप की सेल्स ग्लोबली गिर रही हैं, तो मुझे लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि रिप्लेस ही कर दे महिंद्रा। तो ये है 1163 सीरियल नंबर की थार, मतलब जो पहली थारें 2020 में बनी थी नई वाली, उनका पहले बैच की ये गाड़ी है। और ये आज तक भी बिल्कुल स्वस्थ है और बढ़िया परफॉर्म कर रही है। इंजन ऑन है, आपको आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है, और ये धुएं उठाने वाली है। फ़ोन आ गया घर से। कीप वॉचिंग, बाय बाय।